साहब जब मंदिर चले गए तो छूत लग गई मंदिर को और उसकी सफाई करनी पड़ी। मतलब वो आदमी इतना बड़ा लॉ का पढ़ाई किया, वो देश का सर्वोच्च नागरिक बना, देश का राष्ट्रपति बना, और वो आदमी मंदिर गया तो आपका मंदिर अशुद्ध हो गया। तो अब मैं भिखमंगा हो गया, भीख मांग रहा हूँ। दया करनी चाहिए मानवता के आधार पर। तो वो सरकार का काम होता है कि कोई भूखा मर रहा है तो भूखा नहीं मरना चाहिए, तो उसके लिए स्कीम बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। इसलिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसको डाला है। तो फिर सबसे आर्थिक व्यवस्था जिसकी खराब है वो SC ST और OBC के लोगों की खराब है। तो फिर EWS स्कीम में सबसे पहले लाभार्थी SC ST OBC के लोग होने चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि बताओ कि सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति किसकी खराब है, तो SC ST OBC के लोगों की खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। अभी हम हैं बिहार के बोधगया में और बोधगया के मेडिटेशन सेंटर में, और आज बामसेप का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है इस बोधगया के मेडिटेशन सेंटर में, और ये आज दूसरा दिन है। और हमारे साथ हैं अभी जामिया इस्लामिया के प्रोफेसर संजय इंगोले सर, जो कि महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं, और इनसे हम आज बातचीत करेंगे। और हाँ, ये वर्तमान में अभी बामसेप जो SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लिए जो आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चला रही है, BS4 कार्यक्रम चला रही है, उस बामसेप के ये राष्ट्रीय महासचिव भी है। और इनसे बातचीत करेंगे कि जो देश के अंदर में ये बड़ी एक मुद्दा आई हुई है EWS, और EWS को लेकर के बहुत ज़्यादा बयानें चल रही है, टीवी में भी चल रही है। लेकिन ये जो EWS पे अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे थे, उसका जजमेंट भी आया, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 स्वर्ण जजों ने वो फैसला सुनाया। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे सर से कि जो उन्होंने जजमेंट दिया वो क्या, कहाँ तक सही था, और ये जो कानून लाया गया EWS भारत के अंदर में, क्या ये EWS कानून जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो लाया गया, क्या ये सही है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल संजय सर के सर स्वागत है हमारे सूचना केंद्र चैनल में सर आपका। धन्यवाद सर। ये जो EWS है जो देश के अंदर में, सबसे पहले बात करेंगे सर कि ये जो कानून EWS है यह सही है या गलत है। सबसे पहले तो ये है कि इस कानून को इसलिए चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो विधि के ज्ञाता लोग हैं, एडवोकेट्स हैं या उसके समझने वाले प्रोफेसर्स हैं, वो सब लोगों का ये मानना है कि हमारे संविधान के मूल ढांचा में आर्थिक आधार पर किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी का आर्टिकल है, समता का आर्टिकल है, और 15 और 16 समान अवसर प्रदान करने के लिए 15 और 16 में प्रावधान किए गए। 15 में शिक्षा में जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा में आरक्षण देने की बात है, और 16 में पिछड़े वर्ग के SC ST OBC के जो लोग हैं उनको सरकारी सेवा में समान अवसर देने के लिए आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान है। इसमें जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है उसमें आर्थिक शब्द नहीं है, और इसका एक इतिहास भी है कि जब संविधान बन रहा था, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को तब आर्थिक आधार पता ही नहीं था जो संविधान बना रहे थे। उसकी बाकायदा संविधान सभा में चर्चा हुई है, और संविधान सभा के उस समय के विद्वान जो सभा के सदस्य थे उन लोगों ने पाया कि आर्थिक आधार पर समाज में लोगों का बंटवारा नहीं है। लोगों का बंटवारा समाज में सामाजिक और शैक्षिक आधार पर है, और आर्थिक आधार जो होता है वो स्थायी नहीं होता। आर्थिक आधार जो होता है वो तरल होता है, और वो आज मैं अमीर हूँ और शाम को मैं गरीब हो सकता हूँ, और रात के 12 बजे मैं दोबारा अमीर हो सकता हूँ। तो ये कोई स्थिर स्टेटस नहीं है, स्थिति नहीं है। तो आर्थिक आधार ये कोई स्थायी पहचान किसी की हो नहीं सकती। इसलिए ये आर्थिक आधार पर नहीं देना चाहिए कि लोगों के साथ आर्थिक व्यवस्था लोगों की जो कम अधिक होती है वो इसलिए होती है, अगर स्थायी रूप से किसी की आर्थिक व्यवस्था खराब चल रही है तो सामाजिक स्थिति उसकी खराब होती है, तब उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है। मतलब सर ये कह रहे हैं कि जो इसका अगर
मतलब कि हमेशा के लिए आर्थिक स्थिति खराब रहता है, वो सामाजिक स्थिति से ऐसे ही गिर जाता है और सामाजिक रूप से वो पिछड़ापन हो जाता है, उसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। सर का ये कहना है कि हम आज गरीब हैं, कल अमीर हो सकते हैं, आज अमीर है और कल गरीब हो सकते हैं, रातों रात तो शूद्र ही रहेंगे, शूद्र ही रहेंगे। सामाजिक स्थिति ना ही रातों रात नहीं बदलती है, आदिवासी रहेंगे, वो स्थिति नहीं बदल रही है हमारी। हमारे राष्ट्रपति बन रहे तब भी मंदिर प्रवेश होने के बाद उसको सफाई धुलाई कर रहे और जो है उनको अछूत मान रहे हैं। के आर नारायण साहब जैसे लोग, अभी कोविंद साहब जब मंदिर चले गए तो छूत लग गई मंदिर को और उसकी सफाई करनी पड़ी। मतलब वो आदमी इतना बड़ा लॉ का पढ़ाई किया, वो देश का सर्वोच्च नागरिक बना, देश का राष्ट्रपति बना, और वो आदमी मंदिर गया तो आपका मंदिर अशुद्ध हो गया। तो ये नहीं टूट रहा है, ये तोड़ने के लिए लंबी लड़ाई है। ये जो हमारे साथ ये दुर्भावना जोड़ी, ब्राह्मणवाद ने जो दुर्भावना जाति की जोड़ी, ये हमारी अभी स्थायी समस्या है। समता स्थापित करने के लिए, समता स्थापित करना संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें ये सामाजिक स्थिति जो है, शैक्षिक स्थिति जो है, ये संविधान बनाने वाले लोगों ने निश्चित की कि इसी के आधार पर वर्गीकरण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे में नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, संविधान बनाने वाले लोगों ने ये आर्थिक आधार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखे कि सरकार कमज़ोर जो भी लोग होंगे उनके लिए स्कीम बना सकती है, प्रोग्राम बना सकती है, और उनकी व्यक्तिगत रूप से ऐसे जो लोग हैं, विकट परिस्थिति किसी के ऊपर आ सकती है। मैंने कहा कि अभी मैं जो है सुबह करोड़पति था, दोपहर में मैंने जुआ खेला और शाम को करोड़पति हो गया, तो अब मैं भिखमंगा हो गया, भीख मांग रहा हूँ। दया करनी चाहिए मानवता के आधार पर। तो वो सरकार का काम होता है कि कोई भूखा मर रहा है तो भूखा नहीं मरना चाहिए, तो उसके लिए स्कीम बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, इसलिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसको डाला है। तो सरकार को किसने रोका स्कीम बनाने के लिए? लेकिन सरकार उसको मूल ढांचे के अंदर ला करके उसको फंडामेंटल राइट नहीं बना सकती। ये फंडामेंटल राइट का मामला नहीं है, ये कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार कर सकती है किसी भी वंचित आदमी के लिए, उसमें ये है। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो जस्टिस भट्ट और जस्टिस यू उर्मिल ललित है, तो उन लोगों ने जो इसके विरुद्ध में अपना मत दर्ज किया, वो अगर आप पढ़ेंगे जजमेंट में, तो वो ये कह रहे हैं कि भट्ट लिख रहा है, ब्राह्मण है वो, भट्ट लिख रहा है कि मैंने देश के इतिहास में पहली बार देखा कि संविधान के मूल ढांचा, संविधान का जो मूल आधार है उसके साथ खिलवाड़ हुआ और मूल ढांचा के अंदर ये लोगों ने ऐसी चीज़ डाली जो उसकी विचारधारा के साथ सहमत नहीं है। वो क्या चीज़ है? वो ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान जो है वो इंक्लूसिव है, हमारा संविधान इंक्लूसिव है, लोगों को समाहित करता है अपने अंदर, ये नहीं कि लोगों को वंचित करता है। किसी को वंचित करना संविधान का उद्देश्य नहीं है, उसका प्रारूप वैसा नहीं है। उसकी ओवरऑल फिलॉसफी जो है, उसका दर्शन संविधान का लोगों को समाहित करने का, लोगों को काटने का, दबाने का नहीं है। इसमें क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर अगर तुम लोगों को कुछ राहत देना भी चाहते हो तो फिर सबसे आर्थिक व्यवस्था जिसकी खराब है वो SC ST और OBC के लोगों की खराब है। तो फिर EWS स्कीम में सबसे पहले लाभार्थी SC ST OBC के लोग होने चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि बताओ कि सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति किसकी खराब है? तो SC ST OBC के लोगों की खराब है। चलो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक भी स्थिति उनकी खराब है, तो उनको आर्टिकल 15-16 में मिल रहा है। तुम EWS में अगर लोगों को देना चाहते हो तो सबसे पहले SC ST OBC को मिलना चाहिए, और अगर कुछ एक आधा दूसरा आदमी ब्राह्मण गरीब है ही तो उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन पहला तो SC ST OBC को मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने बिल क्या लाया कि इसमें SC ST OBC को नहीं देंगे, ये EWS पूरा ब्राह्मणों के लिए रहेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि इसका मतलब आप ये ला रहे हैं और इसमें SC ST OBC इतना बड़ा वर्ग जो 80-85-90% लोग हैं, उस वर्ग को उसमें से छाट रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसका हक खा रहे हो। आर्थिक व्यवस्था में भी उसको उसका हक है, उसका हक तुम इसमें से काट रहे हो। ये संविधान की विचारधारा नहीं है, संविधान के मूल ढांचे के साथ सुसंगत नहीं है। संविधान का मूल ढांचा लोगों को अपने अंदर समाहित करने वाला है, लोगों को काटने वाला नहीं है। इस आधार पर उन जजों ने उसका विरोध किया, इसलिए अब इसको लोग जो है, जो जजमेंट आया है
उसको रिव्यू पिटीशन के लिए चैलेंज करने जा रहा है। ये जो लोग सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी और हम उसको लागू करेंगे, ये ऐसे होने वाला नहीं है। और सर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कानून लाया गया इस देश के अंदर में, अगर ईडब्ल्यूएस लागू होना चाहिए तो अगर आर्थिक आधार पर लागू हो रहा है तो सवर्णों से ज़्यादा तो एससी एसटी ओबीसी के लोग गरीब हैं, तो ये आरक्षण पहले उन पे लागू होना चाहिए और जो सवर्ण गरीब हैं उससे भी लागू होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस लागू होता है तो सबसे पहले एससी एसटी ओबीसी को लोगों पर लागू होना चाहिए। और दूसरी बात ये सर कह रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कानून आपने लाया, ये जो आर्थिक आधार पर आप लोगों ने आरक्षण दिया, ये अगर जो स्वर्ण गरीब हैं उनको आप भूखे नहीं सोने दें, उनके लिए कोई स्कीम बना सकते हैं, ना कि उनके लिए ईडब्ल्यूएस जैसे सेक्शन का फंडामेंटल उन्हें राइट्स दे सकते हैं। आप ये सरासर संविधान के ये विरोध में किया जा रहा है। सर क्या ये मानना है? और हम एक बात और जानना चाहेंगे सर से, जो देश के अंदर में एक बहुत बड़ी सर ये मुद्दे आ गई है, क्योंकि आज कोई भी हम लोग अधिकारी बनते हैं या कोई भी हम लोग पदाधिकारी बनते हैं, उसके लिए एग्जाम पास करते हैं या पढ़ाइयाँ करते हैं, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें जाने के लिए कंपटीशन का भी तैयारी करना होता है, आईएएस बनने के लिए कंपटीशन की तैयारी करता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा लोगों को जज नियुक्त किए जाते हैं, जो कि फैसले सुनाए जाते हैं, पता नहीं वो टैलेंटेड हो गए या नहीं। जैसे वो दावा करते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग आरक्षण से इस पदों पे आ गए हैं, क्या पता वो टैलेंटेड है या नहीं है। उसी तरह कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा वो लोग नियुक्त कर लेते हैं, और नियुक्त करने से ये हो जा रहा है देश के अंदर में सर हमारे समझ से हो रहा है कि जो अभी ईडब्ल्यूएस का जो सब फैसला निर्णय आया, उसमें 5 ही स्वर्ण जज हमने टीवी पे वो देखा, ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है ये सारे मामले अभी ट्विटर पे, टीवी पे तो उतना नहीं चल रहा है लेकिन ट्विटर पे चल रहा है। तो हमने देखा कि 5 स्वर्ण जज। तो सर क्या ईडब्ल्यूएस जैसे कानून लाया गया इस देश में, तो क्या कॉलेजियम सिस्टम इसका जिम्मेवार नहीं है? हाँ, क्योंकि बात यह है कि 2 विद्वान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट, इन्होंने जो तर्क दिए हैं, समझाया है, वो समझाने के बाद भी उनके 3 जज अगर उनको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब उनकी समझ में कोई फॉल्ट है, उनकी समझ में कोई डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि एक आदमी तर्क के साथ, एविडेंस के साथ समझा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो 3 लोगों को समझ, वो कह रहे कि ये सब है, तब भी सरकार ने जो स्कीम बनाई, हाँ वो लागू होनी चाहिए, हम उसके साथ है। इसका मतलब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो न्यायाधीश है, वो सामान्य आदमी बीजेपी का समर्थक नहीं है, जिसकी सरकार चल रही उस पार्टी का समर्थक या प्रोपोगेटर नहीं है। वो देश का सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो वो जज को वो भूल ही जा रहा है कि वो है क्या। वो ये सोच रहा है कि मुझे तो नंबर बनाने हैं मोदी सरकार में, कि यहाँ से पास होने के बाद जैसे गोगोई को जो है उन्होंने प्रमोट कर दिया, हाँ, तो वैसे हमको भी कहीं राज्यसभा में वगैरह भेजेंगे। तो ये जजों के मन में अगर ऐसी बौनी बात, ऐसी नीची बात, अगर ऊंची बात उनके मन में आ रही है, तो इसका मतलब उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उनकी जो क्वालिटी है, वो डाउटफुल है। और आप कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से ही आए हैं, तो डेफिनेटली आपका जो डाउट है, मैं आपके डाउट के साथ हूँ कि इनकी औकात नहीं है समझने की कि वो क्या कह रहे हैं, संविधान क्या कह रहा है, इसका इतिहास क्या कह रहा है, उसका तर्क क्या कह रहा है। सादी सिंपल बात है, देश में सबसे गरीब कौन है? कॉमन आदमी के समझ में आएगा भाई एससी एसटी ओबीसी का आदमी गरीब है। वो कह रहा है उसको समझ में नहीं आया, उसको केवल ब्राह्मण आदमी गरीब दिख रहा है, इसका मतलब उसके कान भी बंद है, उसकी आँख भी बंद है। हाँ, और तो ये मतलब ये क्या गांधी के चेले है क्या? गांधी ने बोला है ऐसा, आँख बंद करके रखो, कान बंद करके रखो, मुंह बंद करके रखो। ये तो वो वाली बात हो गई। इसलिए आपकी बात जो है उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो आज हम बात कर रहे थे जामिया इस्लामिया से, जो संजय इंगोले सर यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए बोध गया में आए हुए हैं, और बामसेब का ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। तो इसमें कुछ मुद्दे पे चर्चा हुई, जैसा कि ईडब्ल्यूएस देश के अंदर में बहुत बड़ी एक मुद्दा चल रही है, और कॉलेजियम सिस्टम, इसी के बारे में हम जानना चाह रहे थे। जो प्रोफेसर हैं जामिया इस्लामिया के संजय इंगोले सर, कि ये जो है वो किस तरह का मामला था जो आप लोगों ने सुना, उन्होंने कंक्लूड करके ये बताया कि जो ईडब्ल्यूएस कानून इस देश में लागू हुआ, वो ईडब्ल्यूएस अगर कानून लागू होना चाहिए तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, तो सबको आरक्षण मिलने चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो एससी एसटी ओबीसी की जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो पहले उसी पर लागू होना चाहिए, बाद में इस पर लागू होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि ये जो ईडब्ल्यूएस कानून है, अगर कोई गरीब है, उसकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो भूखे पेट सो रहा है, तो उसको ना कि फंडामेंटल राइट्स दें और उसको आरक्षण के तौर पे दें, वो आपको कोई स्कीम बनाए जिसके चलते वो भूखा ना सोए। तो फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे बोध गया के ये मेडिटेशन सेंटर में बामसेब का प्रशिक्षण चल रहा था। फिलहाल आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरियाणा में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।